हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के बीच देखिए, आज हम ईवीएस जो आपका सीटेट के 1 से 5 जो पेपर 1 होता है उसमें 30 नंबर का पूछा जाता है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये 30 नंबर मायने रखता है 1 से 5 में। तो देखिए, इसमें जो 15 नंबर का पैडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर का एनसीईआरटी जो बुक होता है आपका 3 से 5 तक, 3, 4, 5, उसका निचोड़ यानी मेन मेन पॉइंट होता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। समझे, तो इसमें हम आपका एनसीईआरटी का निचोड़ दिए हैं। देखिए, पार्ट 1 है और एक और पार्ट 2 आएगा। समझे, दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपका 15 नंबर में आपका 13-14 नंबर एकदम फिक्स है। समझे, और 15 नंबर का जो पैडागोजी पूछा जाता था, आप सीटेट का हम करवाए थे बहुत ज़्यादा था, उस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उसके बाद एनसीएफ में बताएंगे। समझे, एनसीएफ तो वहाँ पर बच्चा को कैसे पढ़ाना है, तो एनसीएफ में बताया गया है कि ईवीएस को बच्चा को कैसे पढ़ाना है, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन उतना सॉल्व हो जाएगा। समझे, तो फिर भी 25 प्लस इसमें आराम से आपको आ जाएगा, उतना कर लीजिएगा। समझे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, हम ईवीएस का आज ले आए हैं क्योंकि देखिए ईवीएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं, जो एनसीईआरटी का निचोड़ होता है, जो 15 नंबर मायने रखता है। समझे, तो उसी का हम वीडियो लेके आए हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम का अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। समझे, क्योंकि आपका 16 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। समझे, 16 दिसंबर से लेकर आपका 13 जनवरी 2022 तक एग्ज़ाम होगा। तो हम सोचें कि आपका जितना जल्दी कंप्लीट करवा दें। समझे, तो इसमें देखिएगा, इसमें एकदम शुरू से बताएंगे कि ईवीएस का किस क्लास से पढ़ा जाता है। समझे, ईवीएस का क्या फुल फॉर्म होता है, क्वेश्चन पूछा भी गया था। समझे, इसमें आपका जंतु और आपका पौधा, उससे रिलेटेड ईवीएस में जितना भी पूछता है उसमें उसका इसमें हम निचोड़ दिए हैं, एनसीईआरटी निचोड़। और 2011 से लेकर 2021 तक जितना भी वीवीआई क्वेश्चन पूछा गया, नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हम आपको इसमें सॉल्यूशन बताएंगे। समझे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है ईवीएस। देखिए, ईवीएस संक्षेप होता है, यानी संक्षेप में इसका पूरा नाम होता है इन्वायरमेंटल स्टडी। देखिए, क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि ईवीएस जो है इसका संक्षेप है, तो इसका पूरा नाम क्या है, तो इन्वायरमेंटल स्टडी, और हिंदी में इसे कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। समझे, याद रखिएगा कि ईवीएस का जो हिंदी होता है पर्यावरण अध्ययन, और इसका पूरा नाम जो होता है इन्वायरमेंटल स्टडी होता है। समझे, तो देखिए यहाँ पर स्टार देख के लिखे हुए हैं कि प्रारंभिक कक्षा 1 और 2 में केवल भाषा और गणित को रखा गया है। देखिए, कक्षा 1 और 2 जो होता है ना, उसमें दो ही विषय पढ़ाया जाता है। कौन कौन पढ़ाया जाता है आपका, तो भाषा और गणित। तो भाषा में आपका हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है और गणित। समझे, यानी गणित में ही ईवीएस टाइप का अति रहता है। यानी पूछेगा कि प्रारंभिक कक्षा 1 और 2 में कौन कौन विषय पढ़ाया जाता है, तो भाषा में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, तो भाषा हो गया। और कौन आ गया आपका गणित, क्योंकि हिंदी भी भाषा है इंग्लिश भी भाषा है। समझे, तो हिंदी इंग्लिश और गणित बोल सकते हैं, यहाँ पर भाषा भी ऑप्शन है तो भाषा। तो प्रारंभिक कक्षा में कौन कौन विषय पढ़ाया जाता है, यानी कक्षा 1 और 2 में क्या होता है कि केवल भाषा और गणित को रखा गया है। समझे, देखिए, जो ईवीएस आपका स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है कक्षा 3 से आपका 5 तक पढ़ाया जाता है। यानी कक्षा 3, 4, 5 में क्या चलता है आपका ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी चलता है। समझे, और देखिए उसके बाद 5, 6 से आपका साइंस स्टार्ट हो जाता है। समझे, जैसे आप इकोनॉमिक्स आप 9th से पढ़ते होंगे। समझे, तो वैसे ही आपका कक्षा 3, 4, 5 में क्या पढ़ाया जाता है, ईवीएस पढ़ाया। तो पूछेगा ईवीएस किस कक्षा को पढ़ाया जाता है, तो 3, 4, 5 को पढ़ाया जाता है। समझे, और 1, 2 को क्या पढ़ाया जाता है, तो भाषा और गणित पढ़ाया जाता है। समझे, आइए लिखा हुआ है, देखिए ये बहुत वीवीआई है। ये क्वेश्चन हर साल आपका 1 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा कि ईवीएस में मतलब पाठ्यक्रम में कितने थीम है। समझे, तो याद रखिएगा ईवीएस नए पाठ्यक्रम में इस विषय को 6 थीमों में बांटा गया। पूछे कितने थीमों में बांटा गया है, तो 6 थीम में बांटा गया। समझे, कितना थीम में बांटा गया, तो 6 थीम। याद रखिए कौन कौन है, तो आपका पहला है परिवार एवं मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, और छठा है हम चीज़ कैसे बनाते हैं। समझे, यानी पहला आपका क्या हो गया कि परिवार एवं मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है भोजन फूड, तीसरा का है पानी, चौथा है आवास, और उसके बाद है यात्रा, और लास्ट आपका है हम चीज़ कैसे बनाते हैं। समझे, तो एकदम 6 याद रखिएगा। हर साल आपको 1 नंबर का पूछेगा कि कौन इसमें से थीम नहीं है, पूछेगा कि कौन थीम है। समझे, तो 6 याद रखिए कि एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा कौन कौन है। तो परिवार एवं मित्र, भोजन पानी आवास और यात्रा, और हम चीज़ कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए जो थीम आपका है ना परिवार एवं मित्र, इसमें भी उप थीम दिया। उप थीम मतलब जैसे मान लीजिए कोई बैंक होता है तो उसका मिनी ब्रांच होता है, वैसे ही आपका जो थीम है परिवार एवं मित्र, इसके उप थीम भी है। पूछा गया है क्वेश्चन, तो उप थीम कौन कौन है, तो आपसी संबंध,
काम एवं खेल, तीसरा का है जानवर और पौधा। यानी उप थीम जो आपका परिवार एवं मित्र के 4 उप थीम है, तो कौन कौन है? आपसी संबंध, काम एवं खेल, जानवर और पौधा। याद रखिएगा ये चीज़, समझे। थीम पूछेगा तो 6 गो, और परिवार और आपका मित्र के 4 उप थीम है, तो आपसी संबंध, काम खेल, जानवर और पौधा। याद रखिएगा, इतना को याद रखिएगा। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है उसी को हम लिए हैं। तो पौधा और जंतु हम बोले हैं, तो पौधा और जंतु को इसमें इंक्लूड किया है, समझे। तो देखिए पहला पूछता है घटपर्णी या इसी को निपेंथिस या इसी को कीटभक्षी पौधा या शिकारी पौधा कहते हैं, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, समझे। इसी को हम लोग घटपर्णी यानी घट का आकार का होता है घटपर्णी, या इसी को निपेंथिस या कीटभक्षी यानी कीट को खाता है इसलिए कीटभक्षी कहते हैं, और या शिकारी पौधा भी कहते हैं, समझे। तो लिखा हुआ है स्टार्ट देखिए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। फिर लिखा है शिकारी पौधा का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, यानी घड़ा जैसा होता है ना, घड़ा, तो वैसा ही इसका आकार क्या होता है कि शिकारी पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपरी पत्ती का ढक्कन लगा होता है। जो इसका पत्ती होता है ढक्कन का टाइप का होता है, जैसे कोई जाता है उसमें क्या करता है, उसको निगल जाता है, यानी उसमें चाप देता है। फिर लिखा है कि घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। देखिए गंध निकलता, आवाज़ नहीं निकलता, ये चीज़ याद रखिएगा, समझे। तो घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव जैसे चूहा, मेढक एवं अन्य कीड़े खींचे हुए उनके पास चले जाते हैं और इसका शिकार बन जाता है। इसीलिए इस घटपर्णी पौधा को शिकारी पौधा भी कहते हैं, समझे। देखिए जो घटपर्णी पौधा होता है वो क्या करता है कि विशेष प्रकार का गंध निकालता है। गंध सुन के सब कहता है कि उसके पास जाता है, थोड़ा मतलब ऐसा गंध रहता है जो आकर्षित होने वाला रहता है, समझे। तो याद रखिएगा शिकारी पौधा क्या गंध निकालता है, ध्वनि नहीं छोड़ता है, समझे। तो याद रखिएगा, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं कि जिस गंध निकालता है, जिससे क्या करता है कि चूहा, मेढक ये सब क्या करता है अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे क्या होता है कि वह उसका शिकार कर लेता है, इसीलिए इसे शिकारी पौधा कहते हैं। फिर लिखा है कि घटपर्णी पौधा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। देखिए जो घटपर्णी पौधा होता है तो नाइट्रोजन की मतलब पूर्ति करने के लिए जो कीट उट होता है उसका भक्षण करता है। क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा। तो घटपर्णी पौधा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। फिर लिखा है कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह पौधे दलदली या अधिक नम्र स्थानों पर उगते हैं। देखो ये जो पौधा होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, और ये कौन दलदली या अधिक नम्र स्थानों पर उगते हैं। तो ये आपका हो गया शिकारी पौधा के बारे यानी घटपर्णी के बारे में। अब देखते हैं रेगिस्तानी ओक, समझे। तो इस पर क्वेश्चन भी बाद में बताएंगे, पहले सब हम टॉपिक पढ़ा देते हैं फिर हम क्वेश्चन में आएंगे, समझे। अब देखिए रेगिस्तानी ओक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा गया है इससे भी, समझे। तो लिखा है रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पूछेगा कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो बताइएगा कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर लिखा है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 10 से 12 फीट या 4 फीट होता है। यानी पूछेगा कि जो रेगिस्तानी ओक होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो हमारे कमरे के लगभग बराबर अर्थात 10 से 12 फीट या 4 मीटर होता है, समझे। 10 से 12 फीट का हम लोग का कमरा होवे करता है, और 4 मीटर का होता है। फिर लिखा है कि रेगिस्तानी ओक की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक नहीं पहुंचा। यानी जितना उसका ऊंचाई होगा रेगिस्तानी ओक का, उसके 30 गुना ज़्यादा उसका जड़ जाता है अंदर, जब तक का भूमि नहीं मतलब पानी नहीं मिल जाए। तो ये लिखा है रेगिस्तानी ओक की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुने गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। फिर लिखा है रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित रहता है, यानी जल उसमें जमा रहता है। जो रेगिस्तानी ओक होता है उसके तने में क्या होता है, जल संग्रहित रहता है। फिर लिखा है स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट होता है तो वे एक चाकू एवं पाइप की मदद से तने से जल संग्रहित का उपयोग करते हैं। देखिए ये ऐसा पेड़ है जो जल संग्रहित करता है, और जब स्थानीय लोगों की जल का संकट का सामना करना पड़ता है तो इसी पेड़ को मतलब चाकू से छीलकर और पाइप की सहायता से जल निकालते हैं, समझे।
अब आइए खेजरी, ये हो गया रेगिस्तानी कोक हो गया। अब आइए खेजरी, लिखा खेजरी को देखो समी हम लोग के यहाँ होता है ना, उसी का थोड़ा बड़ा रूप होता, मतलब बड़ा पौधा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो खेजरी कहते हैं, समझे। ये राजस्थान में होता है, समझे। तो लिखा हुआ है खेजरी कोष्ठ में समी, खेजरी पेड़ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। यानी कि जो खेजरी पेड़ होता है वो कहाँ मिलता है, तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। देखो खेजरी की पत्ती को लूम कहते हैं, तो बाद में बताएंगे, लेकिन ऊपर लिखा है पढ़ लीजिए। जो खेजरी की पत्ती होता है ना, उसे वहाँ पर क्या कहा जाता है, लूम कहते हैं। खेजरी के जो फली को सांगरी कहते हैं। पूछेगा खेजरी की फली को क्या कहते हैं, सांगरी, और खेजरी की पत्ती को क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। फिर लिखा है खेजरी पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो खेजरी पेड़ हो, रेगिस्तानी में तो ज़्यादा पानी की क्या आवश्यकता हो, तो जो खेजरी पेड़ होता है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर लिखा है कि खेजरी के पेड़ की छाल दवा बनाने में किया जाता है। जो खेजरी पेड़ होता है उसका छाल का उपयोग किस में करते हैं हम लोग, तो दवा बनाने में। फिर लिखा है खेजरी की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। जो खेजरी की लकड़ी होती है उसमें क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं। फिर लिखा है खेजरी पेड़ की फलियों, फली के क्या कहते हैं, सांगरी, याद रखिएगा। खेजरी पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं। पत्तियों क्या बोलते थे, तो लूम, याद रखिएगा। फिर लिखा है खेजरी एक विशाल छायादार वृक्ष है, इसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। फिर लिखा है अमृता बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव की रहने वाली थी। देखो अमृता बिश्नोई थी, वो भी पेड़ काटने के संरक्षण में बहुत साल पहले, यानी 300 साल पहले, समझे। तो वही पूछेगा अमृता बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरही गांव की रहने वाली थी। खेजवरी गांव का नाम खेजवरी इसीलिए पड़ा कि इस गांव में खेजरी के पेड़ बहुत थे। पूछेगा कि खेजररी गांव का नाम खेजररी कहला पड़ा, तो इस गांव में क्या था कि बहुत सारा खेजरी के पेड़ थे। इसको भी याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के गढ़वाल में पेड़ काटने के बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था 1970 के दशक में, यानी 1973 में, समझे। फिर लिखा है कि खेजरी के वृक्ष को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। जो खेजरी का वृक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। फिर लिखा है खेजरी वृक्ष की महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इसे राजकीय वृक्ष 1983 ईस्वी में घोषित कर दिया। और एक और नोट में लिखा है, याद रखिएगा कि खेजरी वृक्ष अपने तने में जल एकत्र नहीं करती है, लेकिन वही जो रेगिस्तानी ओक होता है वो क्या करता है कि अपने तना में जल को एकत्र करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब लिखा है लाइकेन। देखिए लाइकेन एक सहजीवी पौधा, देखिए सहजीवी पौधा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सहजीवी मतलब जिससे दोनों को फायदा हो, समझे। यानी हमको भी फायदा हो तुमको फायदा, उसी को सहजीवी बोलते हैं। तो लाइकेन क्या होता है, एक सहजीवी पौधा होता है, और लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी होता है। पूछेगा लाइकेन किसका सहजीवी है, तो कवक एवं शैवाल के सहजीवी है। फिर लिखा है लाइकेन वायु प्रदूषक सूचक होते हैं। यह CO2 का SO2 का, CO2 नहीं याद रखिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का सूचक है। अर्थात जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उन क्षेत्रों में लाइकेन वृद्धि नहीं करता है। देखिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, यानी जहाँ वायु प्रदूषण होगा ना या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ पर लाइकेन वृद्धि नहीं करता, उससे पता चलता है कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है, समझे। फिर लिखा है कि ताजमहल मथुरा तेल शोधक शाला से निकलने वाली SO2 के कारण पीला पड़ रहा है, क्योंकि SO2 अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपका SO2 जो ताजमहल, उससे क्या हो रहा है कि पीला पड़ रहा है। फिर लिखा है कि ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगाया गया है ताकि अम्ल वर्षा या SO2 की बढ़ोतरी का पता चल सके। अब लिखा है नोट में शैवाल, देखो काई भी, जैसे गाँव में हम लोग काई बोलते हैं ना, तो वही शैवाल होता है। शैवाल हरे रंग के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाता है। नोट में लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए 4 पदार्थों को होना आवश्यक है। पहला है जल H2O, दूसरा का है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा का है क्लोरोफिल या पर्णहरित, और चौथा है आपका सूर्य प्रकाश, समझे। यानी 4 पदार्थ होगा तभी आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। कौन कौन पदार्थ होना चाहिए, जल,
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या पर्णहरित, सूर्य प्रकाश। अब देखिए कवक, कवक सफेद, देखिए कवक यानी फंगस, देखिएगा रोटी वोटी में लग जाता है, समझे, वाइट वाइट जो होता है। कवक सफेद रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं। अब देखिए पीपल का वृक्ष, ठीक है, पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, याद रखिएगा, समझे। फिर लिखा है पीपल को बौद्धि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में बौद्धि वृक्ष पीपल के नीचे हुई थी। अब आइए बरगद, बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। बरगद की शाखाओं से जड़ लटकती है। ये जड़ स्तंभ जड़ यानी प्रॉप रूट कहलाती है। पूछेगा कि जो बरगद की जो शाखाएं से जो जड़ निकलती है उस जड़ को क्या कहते हैं, तो स्तंभ जड़ या इसी को प्रॉप रूट कहते हैं। स्तंभ जड़ें खंभे की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती है, समझे। और नोट में है जो टोफा से बायोडीजल बनाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्रोटन, क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगाया जाता है कि क्रोटन जो होता है ना, ये मतलब इसका जड़ बहुत कम नीचा जाता है, समझे, यानी थोड़ा भी एकदम थोड़ा रहता है नीचा लगा हुआ। जैसे ही पानी कमेगा ना तो यह बताता है कि वो सूख जाता है, तो उससे पता चलता है कि पानी की जरूरत है, समझे। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि क्रोटन की जड़ गहरी नहीं होती है और जल संकट के समय जल्दी सूख जाती है, तो इससे पता चलता है कि मुख्य फसल को पानी देना है। अब आइए अब पौधा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पौधा में के कौन मुख्य भाग है। तो लिखा है पौधे में स्वपोषणीय क्रिया होती है तथा पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, समझे। लिखा है पौधा का मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। याद रखिए कौन कौन भाग है, जड़, तना और पत्ती। जड़ यानी रूट, पौधे का वह भाग जो बीजों के अनुकरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है। जड़, पूछेगा जड़ कहाँ से विकसित होता है, तो मूलांकुर से, समझे, विकसित होता है, उसे जड़ कहते हैं, समझे। जड़ अधिकांशतः जमीन के अंदर ही रहते हैं। जड़ कहाँ रहते हैं, तो जमीन के अंदर रहते हैं। नोट में लिखा है जड़ समानतः प्रकाश के विपरीत, देखिए जड़ जो होता है ना प्रकाश के विपरीत बढ़ता है तथा गुरुत्वाकर्षण के दिशा में बढ़ता है, तो इसीलिए प्रकाश ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती तथा गुरुत्वाकर्षण के ओर बढ़ता है, यानी धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है। जड़ के 2 प्रकार हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ मुख्य जड़ होती है, देखिए अब लिखा हुआ है नोट में लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये पूछता है क्वेश्चन कि जड़ का मुख्य कार्य क्या है, तो पौधों को सहारा देना, पानी एवं खनिजों को अवशोषित करना, भोजन को संचित या भंडारण करना। याद रखिएगा 3 गो कि जड़ का क्या मुख्य कार्य है, तो पौधों को सहारा देना, पानी एवं खनिजों को अवशोषित करना, तीसरा है भोजन को संचित या भंडारण करना। नोट में लिखा है, इसको याद रखिएगा, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद मूसला जड़ के उदाहरण है। या पूछेगा कौन जड़ के उदाहरण है, तो मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद मूसला जड़ के उदाहरण, याद रखिएगा। नोट में लिखा है जब जड़ का विकास मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होता है तो ऐसे जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जैसे बरगद के जड़ स्तंभ जड़ या प्रोप रूट, समझे, ये मतलब आपका मुख्य जड़ नहीं है, समझे। मक्का, गन्ना के जड़, तो मक्का देखते हैं उसके तना से विकसित होता है, समझे। अब देखते हैं तना, स्टेम, पौधे का वह भाग जो प्रांकुर से विकसित है। देखिए जड़ पूछेगा तो मूलांकुर से और तना पूछेगा तो किससे, तो प्रांकुर से विकसित होता है, उसे तना कहते हैं। तना प्रकाश की दिशा में तथा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ता है, यानी प्रकाश की दिशा में बढ़ता है ना ऊपर और गुरुत्वाकर्षण नीचे ना लगता है, तो उसके विपरीत दिशा में बढ़ता है। तना का उदाहरण याद रखिएगा हल्दी, अदरक, केला, आलू, प्याज, अरबी, लहसुन, कुछ कचालू, जिमीकंद इत्यादि, समझे। देखिए अरबी होता है जो, देखिए कल के बगल में बड़का बड़का जो पत्ता नहीं होता है इसी को अरबी हम लोग कहते हैं। अब देखते हैं पत्ती, तो पत्ती प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपादित करती है, समझे। और इसी में पत्ती में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। आइए अब देखते हैं जानवर के बारे में, स्लॉथ जानवर के बारे में, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्लॉथ। स्लॉथ, देखिए स्लॉथ सप्ताह में 1 दिन शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्लॉथ जो होता है सप्ताह में 1 दिन शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। पूछेगा कि स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, भालू है कि नहीं, तो नहीं है। स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती से 17 घंटा सोता है। पूछेगा कि स्लॉथ कितना घंटा सोता है, तो 17 घंटा। फिर लिखा स्लॉथ अपनी पूरी जीवन यानी 40 साल में मुश्किल से लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही रहता है। जो स्लॉथ होता है अपने पूरी जीवन काल में यानी 40 साल में, पूछेगा जीवन काल कितना है, तो 40 साल,
तो कितना पेड़ों को बदलता है, तो 7 से 8 पेड़ों को ही रहता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ को पत्तियों को खाता है। फिर लिखा है अधिकांशतः स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। अब आते हैं सांप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है भारत में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले हैं। पहला है नाग या किंग कोबरा, दूसरा का है करैत, तीसरा का है अफाई और चौथा है दुबैया। समझिए, याद रखिए कौन कौन सांप है। तो नाग या किंग कोबरा, करैत, अफाई और दुबैया। फिर लिखा है कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके दो, पूछेगा सांप के कितने दांत होते हैं, 2 खोखले दांत। 2 खोखले जहर वाले दांत से शरीर में जहर जाता है। सांप काटने की दवा सीरम दवा के जहर से ही, सॉरी, सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। पूछेगा सांपों के जहर जो सीरम होता है वो किससे बनाया जाता है, तो सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। फिर लिखा है कि सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। देखो सांप के जो होता है ना, कान नहीं होता लेकिन वो ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। फिर लिखा है कि सफेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार वह अनुक्रिया करता है। यानी कह रहा है जब सफेरा जब बीन बजाता है ना तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। फिर लिखा है सांप के दांत होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को निगलते हैं। फिर लिखा है कि हांगकांग के लोग सांपों का मांस खाते हैं जिसे लिंग हु फोन कहते हैं। देखो हांगकांग के लोग जो होते हैं ना, सांपों को मांस खाते हैं जिसे लिंग फू फेन कहते हैं। अब देखिए हाथी के बारे में लिखा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी यानी 1 कुंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। याद रखें कितना कुंटल, तो 1 कुंटल या 100 केजी। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। फिर लिखा है हाथी काले रंग के होते हैं इसीलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करता है। फिर लिखा है हाथी गर्मी लगने पर कान हिलाकर हवा करता है। फिर लिखा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 केजी या 2 कुंटल होता है। याद रहे कितना केजी, 2 कुंटल या 200 केजी होता है। फिर लिखा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। यानी हाथियों के झुंड में क्या रहते हैं, केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। फिर लिखा है झुंड की नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। पूछेगा झुंड की नेतृत्व किसने करती है, तो सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। फिर लिखा है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे रहते हैं। यानी एक झुंड में क्या रहते हैं, 10 से 12 हथनी और एक बच्चे रहते हैं। यानी हाथी नहीं रहता है, याद रखिएगा। हाथी के बच्चा 14-15 साल तक ही हाथनी के झुंड में रहते हैं, उसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं। यानी 10 से 15 साल का जब हो जाएगा ना हाथी, तो उसके बाद झुंड छोड़ के अलग रहने लगता है। अब देखते हैं बाघ। लिखा है बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। यानी मूत्र सूंघ लेगा, कहेगा कि हमारा मूत्र नहीं, तो कहेगा हमारा इलाका नहीं है। यानी मूत्र से ही पता क्या चलता है कि वो हमारा इलाका नहीं। तो पूछेगा बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। फिर लिखा है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। फिर आगे है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। फिर लिखा है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। फिर लिखा है कि बाघ का वध शिकार खाल के लिए हो रहा है, यानी जो उसको मारा जा रहा है वो खाल के लिए। फिर लिखा है कि बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट 1973 जिम कार्बन नेशनल पार्क यूके। देखिए जिम कार्बन नेशनल पार्क का नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, समझ लो रामगंगा नदी के में है इसीलिए। फिर लिखा है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने हुए आवाज़ में अंतर को भांप जाता है। फिर लिखा है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। समझे, तो याद रखिएगा। यानी आवाज़ जो बाघ का होता है ना बहुत तीक्ष्ण होता है, किसी को सुन लेगा। अब मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है। समझे, फूल लीची, क्योंकि उससे शहद मतलब उसमें ज़्यादा अति पाया जाता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है और यह कॉलोनी या बस्ती में रहती है। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। फिर लिखा है कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा और श्रमिक मक्खी होते हैं। समझे, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। समझे, रानी मक्खी छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, नर मधुमक्खी नहीं। नर मधुमक्खी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। समझे, फिर लिखा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली श्रमिक मक्खियाँ होती है, जिस श्रमिक हम लोग
मक्खी कहते हैं, समझे, या कार्यकर्ता मक्खी। अब देखिए लिखा हुआ है नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हरी मिर्च, टमाटर, आलू जो होता है ना, दक्षिण अमेरिका इसका उद्गम आया हुआ है। समझे, पूछेगा कि हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आया है, तो दक्षिण अमेरिका से। समझे, उसके बाद आपका है पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आया है, तो यूरोप से। समझे, कहाँ से आया है आपका, तो यूरोप से। समझे, और भिंडी कहाँ से आया है, तो अफ्रीका से, याद रखिएगा। अब लिखा है नोट में कि ऊपर लिखा है कि मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती थी। किसके द्वारा देती है, तो नृत्य यानी नाच कर, मतलब यानी डांस करके देती है। अब आइए रेशम के कीड़ा। लिखा है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, यानी रेशम के कीड़ों को कहाँ पाला जाता है, तो शहतूत के पेड़ पर। नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसी गंध से उसको पहचान जाते हैं। जो नर रेशम कीट है अपनी मादा को क्या करते हैं, कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसे गंध से पहचान लाते हैं। भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट का पालन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है। फिर लिखा है नोट में पच्चमपल्ली एवं कलमकरी आंध्र प्रदेश में प्रचलित रेशमी साड़ी है। पूछेगा पच्चमपल्ली आंध्र प्रदेश या आपका तेलंगाना दे, क्योंकि आंध्र प्रदेश का कुछ भाग आप तेलंगाना में चल गया। समझे, तो याद रखिएगा पच्चमपल्ली एवं कलमकरी आंध्र प्रदेश के प्रचलित रेशमी साड़ी है, यानी गाँव का नाम है। अब ये डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन स्तनधारी जलीय जीव है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है वो आसानी से सीख लेगा, यानी मानव क्या है, डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव, मानव इसे जो सिखाएगा ना वो सीख लेता है। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। डॉल्फिन विभिन्न प्रकार की ध्वनि तरंग को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि, जब मित्र से मिलता है तो अलग ध्वनि। अब आइए ब्लू व्हेल, यानी आपका नीली व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ी जीव है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है। सर्वाधिक नीली व्हेल प्रशांत महासागर में, कहाँ है, प्रशांत महासागर में। केचुआ, लिखा हुआ है केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, जिससे मिट्टी से आसानी से उसमें हवा पानी जा सके। समझे, केचुआ मिट्टी खाकर जैविक खाद बनाता है। फिर आगे है आपका गिलहरी। गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए यह कुछ न कुछ कुतरती रहती है ताकि दांत न बढ़े। पश्मीना बकरी, पश्मीना बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। पूछेगा लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है, याद रखिएगा। पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। पश्मीना बकरी 500 मीटर 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। पश्मीना बकरी -10 डिग्री तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर सकती है। पश्मीना बकरी के शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म रहते हैं। पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं, और चांगपा जनजाति के लोग जिस घरों में रहते हैं उसे रेबो कहते हैं। नोट में लिखा है बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर परजीवी कीट को खाता है तो एक सहजीवी संदेश को दर्शाता है, अर्थात बगुला भैंस में सहजीवी संबंध, याद रखिएगा नोट में जो जो लिखा है। फिर नोट में लिखा है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। फिर नोट में लिखा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। फिर नोट में लिखा है कि उल्लू अपनी गर्दन को पूरा घुमा सकती है। फिर लिखा है रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को काले एवं सफ़ेद रंग में देखते हैं। फिर लिखा है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है। फिर लिखा है कि चील, बाज एवं गिद्ध पक्षी मनुष्य से 4 गुना तेज देख सकती है। फिर नोट में है कि फाक्स्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस पौधे के कांटों में बनाती है। लास्ट है मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है। सामाजिक कीट वर्ग में निम्न जीव आते हैं मधुमक्खी, चींटी, बर या ततई या दीमक। समझे, तो इतना याद रखिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा तो उसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा। समझे, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है उसको हम करवाते हैं। देखिए जो सीटेट में पूछा गया है। समझे, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला यानी इंग्रेट पक्षी दिखाई देता है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बगुला
भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है। ये चीज़ अभी बताया है ना कि भैंस की पीठ पर क्या करता है बगुला, परजीवी कीट खाता है। एकदम सही बात है। घास के पाए जाने वाले कीट को खाता है, ये तो घास नहीं होगा। भैंस की पीठ को गाना गाना पसंद है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, समझे। तो पहला हो जाएगा 50 से क्या कि जो भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, समझे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है, यानी पेड़ पौधा का रहा है और जीव जंतु दोनों में मिलता है, समझे। पहला ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना। देखिए वृद्धि तो दोनों करता है लेकिन भोजन आपका सिर्फ पेड़ पौधा बनाता है, जीव जंतु नहीं बनाते, इसीलिए ऑप्शन ये गलती हो जाएगा। दूसरा का है प्रजनन और भोजन बना। देखिए प्रजनन तो वो भी करता है लेकिन भोजन यहाँ भी नहीं बनाता, समझे। प्रजनन और अंकुरन, तो पौधा तो प्रजनन करता है लेकिन अंकुरन आपका जीव जंतु नहीं करता। ये होता है कि वृद्धि दोनों करता है, आपका पेड़ भी वृद्धि करता है, आपका जानवर भी वृद्धि करता है, प्रजनन दोनों करता है, इसीलिए आपका 21 का सॉरी 51 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि निपेथिस जो शिकारी पौधा है बताया ना, एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जानवरों को अपने अंदर फंसाया खा जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, तो हमारे देश में बताया ना मेघालय राज्य में पाया जाता है, नहीं 52 में क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से वेन आलेख का अध्ययन कीजिए, अध्ययन कीजिए। देखिए सब क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है, समझे। तो देखिए जमीन में रहने वाले जंतु एक कथी में है, पानी में रहने वाले जंतु है, फिर अंडे देने वाले जंतु है, और फिर कॉमन देखिए एक्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी जंतु, जीव जंतु एक्स में रखा जा सकता, यानी एक्स में, तो यानी कॉमन देखो कि जमीनों पर रहने वाला हो, पानी में भी, पानी में रहने वाले जंतु हो और अंडे देने वाले भी जंतु हो। देखिए पहला ऑप्शन है मगरमच्छ, हो सकता है मगरमच्छ पानी में रहता है, आपका ज़मीन में भी रह सकता है, अंडा भी देता है। ईल नहीं होगा, ईल एक होता है पक्षी टाइप का, अथी होता है मछली टाइप का होता है, तो स्थल में तो नहीं रहेगा। शार्क तो स्थल में नहीं रहेगा, मछली भी स्थल में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा मगरमच्छ, समझे। यानी आपका क्वेश्चन है कि यही नीचे दिए गए वेन आलेख का अध्ययन कीजिए। तो जमीन में रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले जंतु अंडे देते हैं, यहाँ पर देखिए तीनों कॉमन हो गया, समझे। तो कॉमन आपका कौन सकता है, जो जमीनों पर है, पानियों में रहे और अंडा दे, तो वो मगरमच्छ हो जाएगा। फिर 54 नंबर है सांप के बारे में बताना है, यानी क्वेश्चन है आपका कि सांप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, सही बात है, हम बताएं ना 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, एकदम सही बात है। दूसरा है बी नंबर में नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, सही बात है। जो आपका कोबरा होता है जहरीले सांप, 4 प्रकार का सांप था ना, आपका करैत था, सिफई था, दुबैया था, फिर उसके बाद नाग था, समझे। तो 4 था, जिसमें से आपका नाग या कोबरा क्या है, जहरीले सांपों में से एक प्रकार है। जहरीले सांप का 4, देखिए गलत दिया है, जहरीले सांप के क्या होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं, गलत है। सांप के काटने की दवाई सीरम जहर से ही बनाई जाती है, यानी आपका ए बी और डी सही है। देख लीजिए ए बी और डी कहाँ सही है, ए बी और डी, यानी 3 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। 54 में क्या हो जाएगा आपका, तो 3 नंबर हो जाएगा। 54 में क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। आइए 55 नंबर आते हैं कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो आपको हम बताया है मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, यानी आपका बी नंबर। और लीची के पौधा पर सबसे उपयुक्त माना जाता है, समझे। वो देख लीजिएगा, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, समझे। तो 55 का आपका 2 हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तु को बताया है आपको। रात में जो जागने वाले जानता है, जैसे उल्लू हुआ, ये सब कोई भी चीज़ को देखेंगे ना तो सफ़ेद और ब्लैक देखें, यानी काले और सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं, समझे, दूसरा रंग को ही नहीं देख पाएगा। अगला क्वेश्चन है हाथी के बारे में बताना है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनिए। पास देखिए सब क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा हुआ है, समझे, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, एकदम सही बात है। आपको हम पहले भी बताए थे कि जो हाथियों के झुंड होते हैं उसमें क्या होते हैं, तो आपके हथनी होते हैं, और उसमें क्या होते हैं 14-15 साल के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, समझे। केवल हथनी रहते हैं, हाथी नहीं रहता, तो ये चीज़ सही हो जाएगा। फिर आपके हथनी के एक झुंड में किसी एक ही परिवार, हथनी के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के, इसी एक परिवार का कहाँ सदस्य रहता है,
फिर लिखा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ये पूरे झुंड का नेता होती है। सही बात है, नहीं झुंड का सबसे बुजुर्ग हथनी हो गई, वही क्या होगी, झुंड की नेता होगी। फिर लिखा है कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, बोले हैं 12 के करीब में होता है, समझे, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ए और सी आपका सही है, ए और सी। देखिए ए और सी के ऑप्शन है, यानी आपका 57 का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। 57 में क्या हो जाएगा, 3 नंबर आपका हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि देखिए बताया ना, इसका कारण क्या है कि उनका पुतली क्या होता है, स्थिर होता है, यानी उनकी आंखों की पुतली क्या हो सकती है, घूम नहीं सकती, यानी स्थिर होती है, समझे। आगे क्वेश्चन है कि पंखुड़िए के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचना होती है, जिससे क्या करते हैं, इसको हम लोग परागकण कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं तो परागकण कहते हैं, यानी 3 हो जाएगा, समझे। परागकोश में ही परागकण होते हैं, समझे, तो पाउडर जैसी रचना ही मैंने पूछेगा परागकण कहाँ रहते हैं, तो परागकोश में, समझे। अब मूलांकुर से क्या विकसित होता है, तो आपका जड़ विकसित होता है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। देखिए वो चीज़ बता दे, देखिए स्तनधारी कौन होते हैं, देखिए वो चीज़ आपको बताते हैं। जिनका बाहरी कान हो, जैसे हम लोग स्तनधारी में आते हैं, तो हम लोग को बाहरी कान होता है, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म देते हैं, समझे, हम लोग के शरीर में बाल होता है। तो वही क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हुए वो बच्चे देते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, एकदम सही बात है। एकदम याद रखिएगा कि जो स्तनधारी होते हैं ना, जिन बच्चों के बाहरी कान, हम लोग को बाहरी कान है और हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग शरीर पर बाल भी होता है, तो हम लोग बच्चे देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बच्चा को जन्म देते हैं, तो ये सही है। दूसरा है जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर में बाल नहीं होते हुए वे अंडा वो नहीं देता है, समझे, वे बच्चा देता है, गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हुए बच्चे देते हैं, गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हुए, फिर लिखा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो आपका देखिए जा सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रुकिए फिर से हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है 60 नंबर कि जिन जानवरों के बाहरी कान और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं, हम सही, ये सही है, नहीं ये सही है कि जिन जानवरों के क्या हम लोग जो होते हैं जो स्तनधारी में मेमेलिया ग्रुप में आते हैं, तो हम लोग के शरीर पर देखना बाल भी होता है और बाहरी कान भी होता है, तो हम लोग क्या देते हैं, बच्चा देते हैं, हम सही बात है। फिर अगला लिखा है जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, हम सही। देखिए जैसे मान लो सांप होता है तो उनके शरीर पर के बाहरी कान भी नहीं होते और क्या होते हैं उसमें बाल भी नहीं होता है, तो क्या देते हैं, तो वो अंडे देते हैं, हम सही बात लिखा हुआ है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, नहीं होता है तो बच्चे कहाँ से देगा, तो ये गलत हो गया। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ए और बी सही हो जाएगा, समझे, यानी 60 का क्या हो जाएगा, ए और बी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है और चित्र 2 और 3 में दो जानवरों एक्स तथा वाई के सोने का समय छायांकित भाग से दिखाया गया है, तो एक्स तथा वाई के सोने के समय के विषय में कथन को चुनिए। यानी कह रहा है कि देखिए यहाँ पर दिया है कि आपका जो चित्र 1 है 24 घंटे में घड़ी की सुई दिखाई गई है, समझे, और जो आपका चित्र 2 और 3 है तो उसमें एक्स और वाई के सोने के 96 भाग को दिखाया गया, तो एक्स तथा वाई के सोने के समय के विषय में आप बताइए, समझे। तो ये आप स्लॉट के बारे में पढ़े होंगे जो 17 घंटा सोता है, समझे। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर आपका देखिएगा एगो चीज़ आप, तो यहाँ पर एगो चीज़ देखिए आप, ये देखिए कै घंटा सोता है, जो एक्स है वो कै घंटा सोता है और वाई कै घंटा सोता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए ये देखिए कै घंटा सोता है, देखिए यहाँ पर देखिएगा जो छायांकित भाग है वो किसको दिखा रहा है, तो छायांकित भाग को दिखाया गया, तो एक साइड सोने के देखिए, तो इसका जो है ना आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा, तो जो एक्स 4 घंटे सोता है, यानी आपका 4 घंटे आपका सोता है, और जो वाई है आपका कितना घंटा सोता है, तो आपका 18 घंटा सोता है। देख रहे हैं ये जो छायांकित भाग है ऐसा नहीं कि बना होगा, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा तो इसका 3 हो जाएगा कि एक्स कै घंटा सोता है, तो 4 घंटे सोता है, और वाई कितना सोता है, तो आपका 18 घंटे सोता है। 18 घंटा कहने का मतलब आपका कौन हो गया, तो देखिए ये आपका 12 को दिखा रहा है, यानी 12 है ना,
यानी देखिए ये आपका 12 को गिनिएगा तो 12 है, तो दुगुना हम लोग 24 घंटा होता है, तो देखिए 21 घंटा सो रहा है, 1 2 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 6 को मतलब खाली है, तो आपका 6 को क्या हो जाएगा, 3 को है तो 6 घंटा ही क्या करता है, मतलब जगता है, और कितना 18 घंटा क्या करता है कि सोता है, समझे। और इसमें देखिए कि आपका दो ये मतलब सोने का समय दिया है, ये 4 घंटा ही सोता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 61 क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा, समझे। यानी 61 क्या हो जाएगा, 3 नंबर। आइए अब 62 में आते हैं। 62 क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है, एकदम गलत बात है। अक्टूबर से दिसंबर बोले। लीची के फूल, एकदम सही बात है। मधुमक्खी पालन के दौरान उत्पादित शहद का भरण करने के लिए बक्सों, एकदम सही बात है। और मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी सही है। यानी आपका बी सी डी, देखिए कहने बी सी डी सही, यानी 62 क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा। फिर लिखा है रेगिस्तानी ऊख के विषय में सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही बात है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर लिखा है यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी टहनियाँ जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, ये गलत बात है, ये नहीं होता है। फिर आगे आपका है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक कि पानी न पहुँच जाए, एकदम सही बात, पानी मिल जाता है तो वहाँ तक पहुँचता है। फिर आगे लास्ट है आपका डी नंबर कि इस पेड़ों के तनों से पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी निकालते हैं, यानी आपका ए सही है, सी सही और डी सही है, बी गलत है कि ये विशेष टहनी आपका बरगद से लटकता है, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, 63 का क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए सी डी किस में सही है, तो ए सी डी देखिए कहने है आपका, मतलब 63 इसका 63 का क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा आपका ए सी डी। 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन को चुनिए। हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है, सही बात है। दूसरा का ऑप्शन है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटा नहीं सोता है 2 से 4 घंटा है, तो ये गलत हो गया। 3 महीने हाथी का वजन लगभग 200 किलो होता है, सही बात है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते थे, ये भी सही है। यानी आपका ए सी और डी, देखिए ए और सी डी किस में सही है, ए कितने गया आपका, ए सी बी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलती दिया हुआ है, समझे। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन में देवे नहीं किया है कि आपका ए भी सही है। उसके बाद आपका 3 महीने के बच्चे का हाथी का वजन लगभग 200 किलो होता है, ये भी सही है। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खा जाते हैं, समझे। तो यानी आपका ए सी डी होना चाहिए, जो ऑप्शन में यहाँ पर गलत दिया हुआ है, समझे। तो ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन आप यहाँ पर गलती दिया है कि एक हाथी का बच्चा का वजन तो होबे करता है आपका कितना, क्योंकि ये चीज़ आपको हम बता दिए हैं कि आपका हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, तो आपका 100 केजी का होता है, समझे। तो यहाँ पर थोड़ा अति दिया हुआ है, देख लीजिएगा इसको। और अपना ये कितना खा लेता है, तो 100 किलो अपना पत्ता खा जाता है, समझे। तो यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है कि पत्ता खा जाता है, वो चीज़ नहीं दिया है, तो ये चीज़ आप सुधार लीजिएगा। इसका आंसर होना चाहिए आपका ए सी और डी, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, समझे। यानी 64 का ए सी डी होना चाहिए, देख लीजिएगा। यहाँ पर सी होना चाहिए, तो बी दे दिया है। बी तो गलत ना, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद नहीं, 2 से 3 घंटा सोता है। फिर लिखा है 65 नंबर क्वेश्चन कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, हाथी अत्यधिक भार के कारण बहुत आराम करना पसंद, आराम उराम नहीं करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है, सही बात है। बैक्स हाथी एक दिन में 2 कुंटल से नहीं, 2 कुंटल नहीं 1 कुंटल खाता है। हाथी दिन में 10 घंटा, तो ये आपका सिर्फ ये को सही कौन है, तो हाथी का जो बच्चा होता है वो कितना 2 कुंटल का होता है। फिर लिखा है 66 नंबर कि रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ उच्च गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जहाँ तक पानी तक न पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। फिर निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा अधिकांशतः अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेती है, तो उल्लू।
पूछेगा कौन घुमा लेता है, पूरा एकदम आगे से पीछे कर लेता है, समझे, तो उल्लू। फिर है खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन है आपका कि खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए। पहला ऑप्शन है आपका कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही बात है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलने चाहिए, सही है। यह अपने तनों में जल जमा आपका रेगिस्तानी ओक करता है, खेजड़ी नहीं करता, यानी आपका ABC सही है। तो ABC देखिए कहाँ सही है, यानी 1 नंबर में, समझे। 68 का क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, समझे। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक देखती है। तो हम बोले हैं आपका गिद्ध, बाज और चील होता है, समझे, यानी 69 क्या हो जाएगा, C नंबर। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत देते हैं। आपको गिलहरी बताया है ना, गिलहरी कुतरते रहता है। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों को बताइए। रेगिस्तानी ओक पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरों, एकदम सही बात है, 4 मीटर होती है, सही बात है। उस वृक्ष की ऊंचाई, ये भी सही है, ये भी सही है। अबू धाबी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी ABC सही है, यानी ABC, यानी D नंबर हो जाएगा, यानी 71 का 4 नंबर हो जाएगा। 72 नंबर है, उस पौधे में पत्तियां है जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, जिनके बीजों में तेल प्राप्त। देखिए सरसों होता है कि सरसों से हम उसका पत्ती साग के रूप में सब्जी बनाते हैं ना, और उसके बीज से क्या करते हैं कि तेल निकालते हैं, समझे। यानी आपका क्या हो जाएगा, तो 72 का 4 हो जाएगा। 73 है, नीचे दी गए जानवरों में कौन सा विशेषता पाई जाती है। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये अंडे देते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है, देखो छिपकली अंडा देता है, गौरैया भी अंडा देता है, कछुआ भी अंडा देता है, सांप देते हैं, सही है। जहरीले, ये गलती है। भूमि या जल में कहाँ रहेगा गौरैया, ये नहीं होगा, तो आपका A नंबर हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा आपका, तो A नंबर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से किन्हें पहचाने जिसके भीतर बीज पाए जाते हैं। आलू में भी बीज होता है, आलू में बीज नहीं होता है, समझे, तो आलू हट जाएगा। टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में भी होता है, चिक्कू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, करेला में भी होता है। उसके बाद आपका प्याज में नहीं होता है, खीरा में होता है, यानी आपका प्याज आलू हट के जो ऑप्शन में मिल जाए मान लेते, यही आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 74 क्या हो जाएगा, 3 नंबर। आइए आप देखते हैं 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। ऑप्शन पहला है गेहूं बीज है, काली मिर्च भी बीज है, सौंफ भी बीज है। देखिए साबुदाना होता है, नग्न बीज होता है, समझे। ये थोड़ा आप जब पढ़ाएंगे आपका अनार्थ बीज ही, तो वहाँ पर ये मिलेगा। तो साबुदाना होता है, ये नग्न बीज होता है, समझे। तो ये आपका 75 क्या हो जाएगा, कि बीज का होता है कि वो ढका होना चाहिए, समझे। ये तो 3 हो जाएगा, 75 की 3 हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बरगद की जड़ों की नहीं है। यह जड़ शाखाओं के नीचे लटकती है, सही बात है। इसमें जमीन के भीतर इस जमीनों के भीतर तो जड़ होता है, सही है। भोजन का भंडारण करती है। जो जड़ होता है भोजन का, क्या लिखा है कि भंडारण करते हैं। देखिए जो जड़ होता है ना, इसका जड़ जो होता है भोजन का भंडारण नहीं करता है, समझे। जड़ खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती है, सही है। तो आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा। देखिए जो बरगद का जड़ होता है ना, ये भोजन का संग्रह नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस के सहजीवी संबंध है। ये चीज़ आपको बताए हुए हैं, सब मनोरंजन के लिए तो होगा नहीं, ये सब होगा नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। भोजन भंडारण संचय करना, सही बात है। ह्यूमस वाला नहीं होगा, ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। पौधे को सहायता देना, सही बात। जल एवं खनिज होते हैं, आपका 2 नहीं होगा, यानी 78 का 2 नहीं होगा। 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं था। आपको बोले मकड़ी जो होता है वो आपका कॉलोनी में नहीं रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि निम्नलिखित में किसे सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो आपका बाघ होता है। कौन आपका होता है, बाघ। फिर 81 है कि नीचे पौधे के विषय में बच्चे कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि सही है। कुछ सब्जियां फल है, सही बात है। कुछ सब्जियां जो फल होते हैं, जैसे फल होती है, बहुत होती है, जैसे आपका तरबूजा भी फल अथी में आ जाता है। कुछ पक्षियाँ, सही मतलब एक वैज्ञानिक सोच है, सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। कुछ पक्षी सब्जियां क्या है, फल है। बीज किसी पौधे की हिस्सा नहीं, ये तो गलत हो गया। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं, ये सब आपका क्या हो जाएगा। कुछ सब्जियां क्या है, फल होती है। फिर क्या 82, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि
श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना, तो 4 गुना जहाँ भी रहेगा तो कौन कौन, आपका चील गरुड़, उसी को हम लोग बाज बोलते हैं, चील, तो चील, गरुड़ और गिद्ध, समझे। फिर आपका है 83 घटपर्णी पौधा निपेथिन का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। फिर है आपका भारत में नहीं, भारत में पाया जाता है, तो ये आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेढकोर कीड़ों में चूहा चाले से सही बात है, एक आकर्षित करे, उच्च तरह का ध्वनि नहीं निकालता है, तो गलत हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, इसका फाख्ता हो जाएगा, कौन बनाता है, तो फाख्ता। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, या दिन में लगभग 17 घंटा सोता है, इतना मिल गया था आपको, किसको लगाना है, स्लॉथ को लगाना है, समझे, यानी आपका स्लॉथ हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, 86 नंबर कि पशुओं की त्वचा में विविध धारीदार चिन्ह होते हैं, यह जलवायु के परिवर्तन जिस कारण होता है जिससे वह रहते हैं, समझे, यानी 86 क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आइए अब आते हैं आपका 74 क्वेश्चन, अब ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है, तो छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ, एकदम सही बात है। छत्ते में केवल कुछ नर, ये भी सही है, प्रत्येक छत्ते में सही बात है, नर मक्खी अत्यंत गलत है, यहाँ पर रानी मक्खी महत्वपूर्ण होती है, तो नहीं बोल रहा है, तो ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इससे व्यापारी कहाँ से देश में लाए थे, आपको बताया ना कि कहाँ से लाए थे, तो दक्षिणी अमेरिका से लाए थे, समझे, तो याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका से आपका कौन आया था, तो मिर्ची आया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि पौधे के लिए दिए जाने वाले नीचे दिए कार्य, पौधे का सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना, इनमें से जड़ों का कार्य कौन है, तो जड़ का कार्य है आपका ह्यूमस प्रदान करना नहीं है, उस पर अगला ACD तीनों है, यानी ACD देखिए कितने, ACD यानी बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पहला ऑप्शन है मणिपुर, ये राज्य है, समझे, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़ भी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी, यानी ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन पक्षियों का समूह बनाइए जिनके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी, एकदम 4 गुना जहाँ भी रहे, तो बाज, चील और गिद्ध। अगला है पच्चमपल्ली, बोले है ना, ये आपका रेशमी साड़ी बनाता है, और आपका कलमकरी ये कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश तो ऑप्शन में नहीं है, तो तेलंगाना हो जाएगा, समझे। फिर आगे है आपका 81 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाव दिए गए 6 विषयों में से एक है, यानी 6 थीम के बारे में बोला है, कौन एक है, तो आपको बताया है ना कौन कौन होता है, तो चीज़ हम बनाते हैं ये होता है, चीज़ कैसे काम करती है नहीं होता, पदार्थ प्रकृति संदा, आपका ये नंबर हो जाएगा। 6 याद कर लीजिएगा, समझे, परिवार और मित्र, भोजन, आवास, यात्रा और हम चीज़ कैसे बनाते हैं, समझे, आपको शुरू में ही बताया था, समझे। नीचे दिए कौन सा एक समूह जड़ों का है, जड़ बोले है ना, कौन जड़ का है, तो हम बोले थे आपका चुकंदर, आलू नहीं होता, आलू तो आपका तना होता है, तो गलत हो जाएगा। गाजर, हल्दी, हल्दी भी आपका तना में आता है। शकरकंद, मूली और हल्दी, तो हल्दी यही आपका नहीं, हल्दी भी आपका तना में आता है, तो गाजर, चुकंदर और मूली यही आपका जड़ का उदाहरण, यानी गाजर, चुकंदर और मूली क्या हो गया आपका, तो ये जड़ का उदाहरण है। फिर आपका रेगिस्तानी वृक्ष जो पाया जाता है कहाँ, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे है निफेथिन जो पौधा जो शिकार करता है नीचे, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, सही बात है। इसका घर या कार्य, ये भी सही है, छोटे ये भी सही है। मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, ये भी गलत हो जाएगा। ABC देखिए कहने हैं, ABC यानी आपका 65 का D नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सभी प्रकरणों का उप प्रकरण बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या बना रहा है, उप प्रकरण बोल रहा है, यानी उप प्रकरण बोल रहा है, देखिए, तो आपका परिवार और मित्र क्या होता है, आपका प्रकरण होता है, समझे, तो ये गलत हो जाएगा। भोजन भी होता है, हम चीज़ के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जानवर आपका था, देख लीजिएगा, 65 का आपका 3 हो जाएगा। फिर 66 क्वेश्चन अगले का है, नीचे दी गए पक्षी में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है, तो बोले हैं मैना, आपको पहले ही बताए थे, मैना जो होता है अपने गर्दन को झटका से आगे पीछे करता है, समझे। आगे आइए, आगे क्वेश्चन है आपका कि हाथियों के विषय में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, सही बात है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक, 200 नहीं 100 kg यानी 1 कुंटल खाता है।
इन्हें ठंडे कीचड़ में खेलना बहुत सही बात है, सही, यानी आपका A 3 4, 1 3 4 देखे किन्हें 1 3 4, 1 3 4, यानी यहाँ पर है 3 नंबर ऑप्शन में। अब ये आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, तो आपका सफ़ेद और काला और सफ़ेद। फिर आगे क्वेश्चन आपका है कि केचुआ किसान को मित्र माना जाता है, इसके निम्नलिखित में सभी कारणों को चुनिए। पहला ऑप्शन है केचुआ मृत और खाता था, मतलब सही बात है। केचुआ खरपतवार मुख्य फसल ये रक्षा ही नहीं करता, ये भी सही है। केचुआ नहीं, ये भी सही है, यानी आपका ACD, देखिए ACD कहने हैं, यानी आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा वर्तमान पर्यावरण के 6 थीमों में से एक नहीं है। देखो भोजन है, हम चीज़ के समय ऐसे ही है, आवास है, काम और खेल नहीं है, समझे, ये आपका उप थीम होता है, समझे, तो आपका 85 का A नंबर हो जाएगा। अगर ताजमहल के पीले होने का क्या था आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी और क्या हो जाएगा 75 का 3 नंबर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आगे है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल दिया था, आपको बोले सुंदरलाल बहुगुणा बताया। अमृता बिश्नोई ये मतलब बचाई थी, लेकिन ये चिपको आंदोलन नहीं चलाई थी। अगला है कि EVS संक्षेपण डैश के प्रयुक्त होता है, बोले ना क्या EVS का डैश प्रयुक्त होता है, क्या होता है इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी आपका क्या हो जाएगा 67 का C हो जाएगा, समझे। तो इतना आपका क्वेश्चन हो गया, इसी को लास्ट यही था क्वेश्चन, इसी को अच्छा से देख लीजिएगा तो आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, समझे। थैंक यू।